Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to read about the respiratory organs and the respiration system or the respiratory system of human body. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में और अदर प्लांट्स में. But before that, now you can follow the Storytellers on Facebook as well. This link will be given in the description below. Now let us start the video. What is respiration? It is the process of breakdown of food in the cells when the cell releases energy is called cellular respiration. जब एक सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म एनर्जी, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ये सेलुलर रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल के अंदर हमें देखने को मिलती है. कमिंग फर्दर, सेलुलर रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है. एक होता है एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक. एज देयर नेम इंडिकेट्स, एरोबिक इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जब एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे. और जब विदाउट एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ with the help of these two equations, we can understand these in a very short span. When glucose is broken down in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और इसके ऑपोजिट जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सी देयर इज़ नो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तब हम इसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. और इस प्रोसेस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और एनर्जी बनेगी. मीन्स नो वाटर इज़ फॉर्म्ड, इंस्टेड ऑफ वाटर एल्कोहल बनता है. इस रिएक्शन में वाटर नहीं एल्कोहल बनेगा अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो. अनदर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक इज़ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का अमाउंट हाई होता है. जो बनने वाली एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी बनती है. अब इन रेस्पिरेशंस के बारे में हम और फर्दर पढ़ेंगे थोड़ा सा. दैट इज़ इट स्टार्ट्स ऑलवेज विद द हेल्प विद ग्लूकोज. जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज इनसाइड द सेल, एक सेल के अंदर, तो बनते हैं पायरुवेट. पायरुवेट क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ एनर्जी रिलीज होती है. और उसके बाद इस पायरुवेट का फर्दर ब्रोक डाउन होता है. अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के हो रहा है यीस्ट सेल के अंदर, तो हम इसको कहते हैं फर्मेंटेशन. और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या बनता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है. विच इज़ 2 कार्बन कंपाउंड, एथेनॉल. अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल्स के अंदर हो रहा है, देन लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है. दैट कॉजेज मसल सोरिंग इन बॉडी और अदर सेल्स. नेक्स्ट इज जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है. मेजरली ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. सो इन दीज 3 पाथवेज ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म द एनर्जी. बट वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट जब प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन के, तब बनने वाली एनर्जी का अमाउंट हाई होगा और कंपैरेटिवली अदर 2 वेज में बनने वाली एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होगा. नाउ कमिंग फर्दर, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी. अब ये एनर्जी होती क्या है, एनर्जी इज़ ATP. ATP ही वो करेंसी है या वो मीडियम है जिसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस. मीन्स जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है ATP जाएगा, उसे एनर्जी प्रोवाइड कर देगा. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू मेक द ATP मॉलिक्यूल. जब भी रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी ATP की फॉर्म में बनेगी फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. जब भी ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू.
जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट यानी पी ऐड कर दिया जाता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एज एटीपी। अब ये एटीपी क्या करता है, एनर्जी करेंसी का काम करता है। जैसे हम क्या करते हैं, करेंसी का यूज़ किस तरह करते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ लेनी होती है वी गो टू द शॉप, गिव द करेंसी एंड टेक्स द थिंग। ऐसे ही काम एटीपी करता है। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी यूज़ किया जाता है और उसके बदले एनर्जी हमको मिल जाती है। व्हेन द फॉस्फेट लिंक एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन, अब ब्रोक डाउन में क्या होगा, एटीपी से फिर से एडीपी बन जाएगा। जो ये वाली प्रोसेस थी एटीपी प्लस फॉस्फेट एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बना था, तो अब इसका उल्टा होगा, एटीपी से एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, इस प्रोसेस में ये वाली एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। सो जब ये पूरा फिनोमिनन होगा तो इसको हम बोलेंगे द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होता है दिस प्रोसेस हैपन्स। जब भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रोक डाउन होता है वाटर की प्रेजेंस में, तब 3.5 किलो जूल मॉलिक्यूल एनर्जी हमें रिलीज़ होकर मिलती है फॉर द रिएक्शन। इट्स एग्जैक्टली द सेम, जैसे कि क्या होता है, अगर एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरियस काइंड्स में रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एंड सो ऑन, किसी भी टाइप की एनर्जी है, हम उसको दूसरी टाइप की एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। एज वी हैव रेड अर्लियर, एनर्जी नीदर बी फॉर्म नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बदली जा सकती है। वही हम इस प्रोसेस में करते हैं, जो पहले से एनर्जी थी हमने उसी को फाइंड आउट किया और यूज़ किया फर्दर प्रोसेसेस के लिए। और ये जो एटीपी होता है इट कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इन सब प्रोसेसेस के लिए हम एटीपी का यूज़ कर सकते हैं। कमिंग फर्दर, नाउ जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें दो मेजर फंक्शंस होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, इंट्रा मीन्स अंदर। जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे, और जब सेल के अंदर हो रहा है तो हम उसको इंट्रा सेलुलर बोलेंगे। वी विल टॉक अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर फर्स्ट। जब भी हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि इनहेलेशन सांस लेने में और एक्सहेलेशन सांस छोड़ने में, इन दोनों प्रोसेसेस में कोई भी अदर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो क्या होगा, हमने इनहेल किया, सांस लिया और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले लिया, और फिर एक्सहेल किया तो ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर इमिट कर दिया। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के भी दो पार्ट्स थे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज़ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाना, या जितनी भी एनवायरनमेंट में गैसेस हैं उनका बॉडी के अंदर जाना। जब भी हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, और कुछ अमाउंट में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होती हैं, और अदर कंपोजिशन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ एयर। और जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, दैट इज़ 60.4%, मीन्स ये 21 से लेस हो गया है। ऑक्सीजन को हमने यूज़ किया इन द रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सी इट वॉज 0.04%, नाउ इट इज़ 4.4%, तो इट इज़ इंक्रीज्ड हाईली, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो एक्सहेलेशन में जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है देन प्रीवियस वन, and water vapors are also increased in this process. Other than this, जब भी हम inhale करते हैं तब क्या होता है, when air goes inside the air pipe, rib cage move outwards, diaphragm moves upwards, तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग एक्सपैंड हो जाएंगे, उन्हें स्पेस मिलेगा ज़्यादा फैलने के लिए, ताकि उनमें ज़्यादा एयर चैनल्स में आ सके, उस एरिया या स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। और इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है जब हम एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल होगा तो क्या होगा, डायफ्राम मूव्स बैक, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, मूव्स अपवर्ड्स, रिब केज मूव्स बैक, वापस आ जाता है रिब केज, एंड एयर इज़ फोर्स्ड आउट, और हवा बाहर आ जाती है। एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जैसे एक स्मॉल पंप काम कर रहा हो। जब एयर है तो लंग्स एक्सपैंडेड होंगे, जब एयर नहीं है तो लंग्स
कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो रिब केज भी कॉन्ट्रैक्टेड होगा, डायफ्राम एक्सपेंडेड होगा। और इसका उल्टा होगा जब हम इनहेल कर रहे होंगे, रिब केज बाहर की साइड मूव करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे और डायफ्राम विल गेट शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन inhalation and exhalation. Now we have read that in exhalation we exhale carbon dioxide in more amount. So इसको हम इस छोटे से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. There is a basic reaction of carbon dioxide and lime water. जब भी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है तो वाइट मिल्की सब्सटेंस बनता है, और ये डिनोट करता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. सो इसके लिए एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर मिक्स किया जाता है और फिर एक स्ट्रॉ की हेल्प से उसके अंदर फूंक मारिए तो क्या होगा, ये जो लाइम वाटर है वो वाइट मिल्की हो जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट बाय विच यू कैन फाइंड आउट कि एक्सहेल्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. नाउ कमिंग फर्दर, दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज़ नेज़ल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकियास, लंग्स, रिब्स and diaphragm. You can see them in the photo given to you. I'll zoom it for you. This is the nasal passage, the nose area जहाँ से सारी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं उसको nasal passage कहते हैं. Then it goes to oral cavity. Mouth and nasal passage are connected to each other. फिर आते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या करते हैं? थ्रॉट वाले रीजन में, गले का जो रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये एयर पाइप को की तरह फंक्शन करते हैं. देन कम्स टू ट्रैकिया. उसके बाद फेरिंग से एयर जाती है ट्रैकियास में. ट्रैकियास क्या होते हैं? बहुत सारे रिंग्स होते हैं ऑफ टिश्यूज़ जो एयर के पासेज का काम करते हैं. देन इट गोज़ टू लंग. यू कैन सी द लंग हियर. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लंग जो कि कवर रहता है रिब्स से. ये रिब क्या करती हैं? इसको बाहर से मिलने वाले इंजरीज से बचाती हैं. अगर हमारी बॉडी के ऊपर हिट किया जा रहा है या कोई भी चोट लग जाती है तो उनसे ही ये हमारे लंग्स को सेव करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं. देन कम्स द डायफ्राम. ये वाला जो रीजन है दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड एज दिस इज़ कॉल्ड एज डायफ्राम. ये डायफ्राम इस पूरे लंग्स के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है. ये बेस की तरह काम करता है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. Now this is an expanded structure of lungs. Our lungs has trachea, then tracheal cartilage जो passage का काम करती है for the air. After that comes bronchus. ब्रोंकस क्या हैं? दो ट्यूब्स हैं जो लेफ़्ट और राइट लंग से कनेक्टेड होती हैं. ये ट्रैकिया से आने वाली एयर को दोनों लंग्स में पास करती हैं. और ये जो ब्रोंकस होते हैं दे आर ब्रांच्ड. जो इनके ब्रांचेस होती हैं दे आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स. और ये ब्रोंक्यूल्स लंग के हर एक पार्ट तक उस एयर को लेकर जाती है. एंड आफ्टर दैट कम्स द एयर सैक्स. ये एयर सैक क्या करती है? सैक का मीन्स होता है पाउच. ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड फिल रहता है और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इन ब्रोंकीज की हेल्प से ब्रोंकीज से अटैच्ड एयर सैक्स की हेल्प से ही होता है. Coming further, you can see them with the help of this detailed diagram. In lungs, there is alveoles or air sacs. In alveoles के अंदर ही पाउच की तरह एयर प्रेजेंट होती है और बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड को लेकर आती हैं हमारी बॉडी से. जब ये ब्लड आता है एवियोलीज में तो एवियोलीज में इनके साथ ब्लड का प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अटैच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जो कि प्योर ब्लड कहलाता है और हमारी बॉडी में फर्दर सर्कुलेट हो जाता है. और जब बॉडी से हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है उसको रिलीज़ करने का काम भी यहीं एवियोलीज में होता है. एवियोलीज में जब ब्लड आएगा तो हीमोग्लोबिन से अटैच्ड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से
एवियोली के अंदर चला जाएगा और फिर नेज़ल कैविटी के थ्रू रिलीज़ हो जाएगा या एक्सहेल हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो कि इनहेल करके लिया गया है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। कमिंग फर्दर, नाउ हाउ इट हैपन्स, बट बिफोर दैट यू मस्ट बी नोइंग दैट हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा था ब्लड को, ये फंक्शन कैसे करता है। वीना केवा के थ्रू ब्लड आता है हार्ट के अंदर और ये चैम्बर्स के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से जाता है टुवर्ड्स द लंग्स। अब लंग्स में जब ब्लड पहुंचता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब ये जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एवियोलीज एक्सक्रीट आउट कर देंगी फ्रॉम द ब्लड से अलग कर देंगी और एक्सहेल की प्रोसेस के लिए वो चला जाएगा। और ऑन द अदर हैंड क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की थी वो आएगी और इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। अब हमारे पास जो ब्लड है वो प्योर हो चुका है, तो ये प्योर ब्लड लंग्स के थ्रू पंप कर दिया जाएगा टू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में जब इसको पंप किया जाएगा तो ये पहुंच जाएगा लेफ़्ट अर्ट्रियम में। लेफ़्ट अर्ट्रियम इसको आयोटा को पंप कर देगा और आयोटा इसको पूरी बॉडी को पहुंचा देगी। सो दिस वे ब्लड इज़ प्योरिफाइड एंड रीचेस टू द होल बॉडी। Now coming further, this is a detailed structure of alveoli. This is how they look like. It is a bronchioles. Bronchioles ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन एवियोलीज से अटैच होते हैं। ये एयर को लेकर आते हैं इनसाइड द एवियोलीज। एवियोलीज में से छोटे छोटे चैनल्स और कैपिलरी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। ये कैपिलरी ट्यूब्स हेल्प करती हैं ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज के लिए। दिस इज़ हाउ कैपिलरीज लुक्स लाइक। ये कैपिलरी चैनल्स हैं जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द एवियोलीज। नाउ कमिंग फर्दर, hope you would have understood how the process occurs and which are the main parts of respiratory organ or respiratory system. Coming further, जो अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा वो सिर्फ उन एनिमल्स में मिलता है जो लैंड पर रहते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स जो लैंड पर नहीं रहते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मिलता है। द फाइनेस्ट एग्जांपल इज़ फिश। फिश में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं और गिल्स किस तरह काम करते हैं, दे हैव ऑपरकुलम। ये ऑपरकुलम एक कैप की तरह होता है। जब भी वाटर ऑपरकुलम के थ्रू गिल्स के ऊपर जाता है तो डायरेक्टली ऑक्सीजन वाटर से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द गिल्स और देन ये वाटर ऑपरकुलम के थ्रू ही फिश की बॉडी से बाहर आ जाएगा और जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब किया था फिश ने वो अपने प्रोसेसेस के लिए उसको यूज़ करती है। लाइफ प्रोसेसेस के लिए उस वाटर से लिए गए ऑक्सीजन को यूज़ करती है। सो दिस वॉज हाउ रेस्पिरेशन अकर थ्रू द गिल्स। नेक्स्ट इज इन इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेम सिस्टम नहीं होता है, ना ही लंग्स होते हैं ना ही गिल्स होते हैं। दे हैव ट्रैकियास। ये ट्रैकियास क्या होते हैं, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। दीज आर नेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जहाँ पर भी एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पर एक पोर या फिर स्मॉल होल प्रेजेंट होता है। इस होल के थ्रू जब भी ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी बॉडीज़ को अब्जॉर्ब कर लेगी और इन चैनल्स के थ्रू जिनको हम ट्रैकिया बोलते हैं वो उसको पास आउट कर देंगे थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पर। कमिंग फर्दर, बहुत सारे एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड एम्फीबियंस, जब एम्फीबियन लैंड पे होते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू स्किन। स्किन क्या करती है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। जब भी वाटर या फिर एयर इसकी कांटेक्ट में आता है तो इस एयर से ऑक्सीजन को या फिर वाटर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती है और ये ऑक्सीजन जो अब्जॉर्ब की गई है वो सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ की जाती है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ फाउंड इन अर्थवर्म and amphibians. Now coming further,
अब हमें पता है कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, बट हाउ प्लांट्स रेस्पायर। प्लांट्स से हमने पढ़ा है कि क्या होता है, प्लांट में रूट होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं जो उनके लिए मिनरल को अब्सॉर्ब करते हैं। बट सिमिलरली जहाँ भी मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है वहाँ एयर प्रेजेंट होती है, वहाँ पर हवा होती है, एयर होती है, और इस एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो ये रूट हेयर्स होते हैं वो इस एयर को भी अब्जॉर्ब करते हैं विद द वाटर, और ये एयर अब्जॉर्ब होकर फिर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। दिस वे प्लांट रेस्पायर। Hope you enjoyed watching the video. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the Storytellers for more such videos. Thanks for watching the video. Signing off.